रिवीजन करने वाले हैं हिस्ट्री का। हिस्ट्री में सल्तनत काल और मुगल काल जो है उसका अध्ययन करेंगे। मिडेवल हिस्ट्री यानी सल्तनत काल जो है 1200 ईस्वी से 526 ईस्वी के बीच का समय पीरियड है। फिर मुगल काल है। मुगल काल 526 ईस्वी के पश्चात शुरू होता है। तो इन दोनों कालों की, मुगल काल और सल्तनत काल, दोनों की राजनीतिक स्थिति देखेंगे, यानी राज्य कौन से थे, साम्राज्य या वंश कौन से आए, प्रशासन व्यवस्था कैसी थी। फिर आर्थिक क्षेत्र में कृषि, उद्योग, व्यापार, मुद्राएं और नगरीकरण कैसा था। फिर समाज क्षेत्र यानी सामाजिक क्षेत्र, लंबवत विभाजन, महिलाओं की स्थिति कैसी थी। संस्कृति देखेंगे तो धर्म सूफी संत जो थे, सूफी तो धर्म के बारे में देखेंगे। भाषा, साहित्य, स्थापत्य कला, चित्रकला, संगीत कला, तो ये सारी कल्चर भी इस समय का देखेंगे पूरा। तो अब पढ़ने वाले हैं सल्तनत काल। सल्तनत कालीन राजनीतिक विस्तार। तो राजनीति का कैसे विस्तार हुआ, राज्य और साम्राज्य और राजवंश सबसे पहले शुरू करने वाले हैं। राजनीति में राजवंश तो शुरू करते हैं। सबसे तो है इसमें सल्तनत काल क्या है, इस्लाम की स्थापना के काल से ही इस्लाम की सेना हिंदुस्तान जीतने के निरंतर प्रयास कर रही थी। तो इस्लाम की जो सेना थी वो निरंतर हिंदुस्तान को जीतने का प्रयास कर रही थी। और फिर इस क्रम में अरब आक्रमणकारियों ने 1712 ईस्वी में केवल सिंध विजय का अवसर मिला। तो अरब आक्रमणकारी 1712 ईस्वी में आए और सिंध विजय उन्होंने की। आगे उसने भारत में विस्तार करना चाहा तो फिर उन्हें सफलता नहीं मिली, परंतु मध्य एशिया से आए हुए तुर्कों ने, जो मध्य एशिया से आए थे, मध्य एशिया से, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान से, तो उस साइड से तुर्कों ने जो किया अपेक्षाकृत अधिक सफलता प्राप्त की। 11वीं सदी के आरंभ से महमूद गजनी ने पंजाब में आधार बनाकर, पंजाब को जीता पहले, तो पंजाब को आधार बनाकर उत्तर भारत में निरंतर आक्रमण किया था। सबसे पहले उसने महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। तो इसमें है 11वीं सदी में सबसे पहले महमूद गजनी ने पंजाब को आधार बनाकर उत्तर भारत पर आक्रमण किया, परंतु उसने उत्तर भारत को नियंत्रण में नहीं लिया। इसके विपरीत मोहम्मद जो गौरी था, उसने 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध उसने जीता और अजमेर और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। तो अजमेर पे और दिल्ली पे कब्जा कर लिया। इस प्रकार उत्तर भारत में तुर्की राज्य की स्थापना हो गई। तो तुर्कों ने सबसे पहले जीत लिया था। इस्लाम का विस्तार इस तरह से, ये मध्य एशिया जो है अरब वाला साइड, यहाँ से इस तरह से फैल रहे हैं और भारत की ओर आए, और इन्होंने भारत के जो पूर्वी इलाका पश्चिमी है वहाँ इन्होंने आकर जीता। इस मैप में भी है जैसे गजनवी एम्पायर, तो यहाँ इन्होंने गजनवी एम्पायर खड़ा कर लिया। यहाँ चोल का साम्राज्य है नीचे तक, तो इस यहाँ पश्चिम साइड इन लोगों ने जीत लिया। इलवरी मामलुक वंश, तो सबसे पहला वंश जो था इलवरी मामलुक वंश कहते हैं उसे। 1192 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक था इलवरी या मामलुक वंश। इस वंश का संस्थापक मोहम्मद गौरी था। 1192 से 1206 तक रहा, परंतु मोहम्मद गौरी मुख्यतः दिलचस्पी गजनी और गौर क्षेत्र में थी। तो जो अफगानिस्तान के साइड है गजनी और गौर क्षेत्रों में उसकी दिलचस्पी थी। हिंदुस्तान में वास्तविक प्रशासन का काम उसके दास कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। मोहम्मद गौरी ने 1194 ईस्वी में चंदवार की लड़ाई में जय सिंह को पराजित किया। तो 94 की लड़ाई उसने लड़ी भारत में, और चंदवार के युद्ध में जयचंद्र जो था पृथ्वीराज चौहान का ससुर, तो जयचंद्र को पराजित कर कन्नौज पर कब्जा कर लिया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ऐबक की सहायता से उसने। तो 1206 ईस्वी में गौरी की मृत्यु हो गई और वो खत्म भी हो गया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने मुख्यतः शासन किया भारत पे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसने 1206 ईस्वी, जब गौरी खत्म हो गया उसके बाद ये सुल्तान बना, और इसने 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक शासन किया, यानी कुल मिलाकर 4 साल।
कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था, पाकिस्तान में आज। यह गंगा यमुना की ऊपरी द्वाब में विस्तार का कार्य करता रहा। इसके दरबार में कौन थे? हसन निजाम नामक विद्वान थे। तो इसके कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में कौन थे? हसन निजामी नामक विद्वान थे, जिन्होंने ताज उल मासिर नामक ग्रंथ की रचना की। 1210 ईस्वी में उसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात इल्तुतमिश यानी उसका जो गुलाम था उसका दामाद बन गया था। तो 1211 से 1236 ईस्वी तक वो सुल्तान रहा। इसे दिल्ली सल्तनत का संगठन करता माना जाता है, क्योंकि उसने न केवल स्वतंत्र हो चुके भारतीय राज्यों को दोबारा जीता, स्वतंत्र हो चुके भारतीय राज्य थे उन्हें दोबारा जीता, बल्कि इसने प्रशासनिक पुनर्गठन का काम किया और तुर्क-ए-चहलगनी नामक संगठन का निर्माण। तो तुर्क-ए-चहलगनी नामक जो संगठन बनाए वो इल्तुतमिश ने बनाया था। तो इसने तुर्क-ए-चहलगनी नामक संगठन को बनाया था। फिर जो 40 अमीरों का संगठन था, 40 दल कहते थे, और उन्हें महत्वपूर्ण पद दिए गए थे। फिर उसने गंगा यमुना द्वाब के आर्थिक महत्व को समझते हुए यहाँ मुस्लिम जनसंख्या को बसाया, और यह पहला सुल्तान था जिसने खलीफा के शासन करने के लिए खिल्लत प्राप्त कर ली थी। यह सुल्तान काल का पहला वैध सुल्तान था, यानी वैधानिक था वो। तो इसने मुस्लिम जनसंख्या को बसाया था और खिल्लत भी प्राप्त कर ली थी और वैधानिक सुल्तान बन गया था। फिर रजिया इसकी बेटी थी। तो 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक रजिया का शासन था। तो रजिया एक योग्य शासिका थी। तो रजिया एक योग्य शासिका सिद्ध हुई, परंतु अमीरों और उलेमाओं की ईर्ष्या के कारण वह अधिक समय तक पद पर नहीं बनी रह सकी, और 1240 ईस्वी में कैथल के युद्ध में, जो हरियाणा में कैथल के युद्ध के बाद रजिया की हत्या हो गई थी। फिर बहराम शाह 1240 से 1242 यानी 2 साल तक रहा बहराम शाह। इसके काल में 1241 में तैर बहादुर के नेता ने मंगोलों का आक्रमण हुआ। तो यहाँ इसके बहराम शाह के समय मंगोलों का आक्रमण हुआ था। फिर मदसूद शाह है 1242 से 46, ये भी 2 साल रहा और ये भी 2 साल रहा। फिर नसीरुद्दीन मोहम्मद, तो ये 1246 से 66 ईस्वी तक रहा। तो यह इल्तुतमिश का सबसे छोटा पुत्र था नसीरुद्दीन मोहम्मद, और इसके काल में वास्तविक शक्ति तुर्क-ए-चहलगनी यानी 40 दल था उसके पास थी। एक सदस्य बलबन ने अपने हाथों में ले ली थी। तो एक सदस्य बलबन था, तो बलबन नसीरुद्दीन मोहम्मद जो था वो शासक था, और शक्ति तुर्क-ए-चहलगनी के एक सदस्य बलबन जो था उसने अपने हाथों में शक्ति ले ली थी। और इसके दरबार में मिन्हाज-उस-सिराज नाम के लेखक रहते थे। नसीरुद्दीन मोहम्मद जो नसीरुद्दीन है उसके दरबार में कौन रहते? मिन्हाज-उस-सिराज रहते थे, लेखक थे, को संरक्षण मिला था। इन्होंने फारसी रचना तबकात-ए-नासरी, तो तबकात-ए-नासरी किसने लिखी? मिन्हाज-उस-सिराज ने तबकात-ए-नासरी लिखी है। तो ये, और इनके जो नसीरुद्दीन का जो एक सैनिक था बलबन, उसने 40 दल की शक्ति अपने हाथ में ले ली थी। तो अब बलबन आ जाएगा शासक बन के। तो 1286 तक बलबन का शासन था। बलबन को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संकर्ता माना जाता है, यद्यपि वह तुर्क-ए-चहलगनी का सदस्य रहा था, यानी 40 दल जो है उसका सदस्य था। फिर भी उसने सुल्तान के पद को मजबूत बनाने के लिए तुर्क-ए-चहलगनी की शक्ति को तोड़ दिया। जो चहलगनी थी वो उसकी शक्ति थी कि संगठन बना था उनका, तो वो शक्तिशाली थे, लेकिन उसने उस शक्ति को तोड़ दिया खुद को सुल्तान बनाने के लिए। उसने सल्तनत काल में मंगोल नीति की नींव डाली।
तो सल्तनत काल में मंगोल नीति की नींव डाली। मंगोल आक्रमण के विरुद्ध उत्तर पश्चिम में 2 सुरक्षा पंक्तियां बनाई थी उनने मंगोलों के आक्रमण से रुकने के लिए। फिर कैकुवाद ये था 1246 से 90 तक, 4 साल के लिए। कैकुवाद बलबन की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र कैकुवाद उसका उत्तराधिकारी हुआ। वह एक कमजोर अयोग्य शासक था। उसके समय राजनीतिक अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इसका लाभ उठाकर सामना मुक्ति जलालुद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। तब खिलजी वंश आ गया यहाँ से। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक चलेगा। तो ये खिलजी वंश आया। तो जलालुद्दीन खिलजी था इसमें 1290 से 96 तक, ये 4 वर्ष तक था। और नहीं सॉरी 4 वर्ष तक नहीं था, ये 6 वर्ष तक था। इस वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। उसने 1290 से 1296 ईस्वी में शासन किया और उसका भतीजा जो था उसका दामाद भी बन गया था। तो उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने उससे अलाउद्दीन ने गद्दी छीन ली और उसे हटा दिया, सत्ता पर कब्जा कर लिया। तो अब अलाउद्दीन खिलजी जो है मेन शासक था और इसने 1296 से 1314 ईस्वी तक शासन किया। इसके सिंहासन आरोहण के साथ हिंदुस्तान में साम्राज्यवाद का युग हुआ, यानी साम्राज्य बने, बड़ा साम्राज्य बन के उभरा, युग आरंभ हुआ। और इसके अंतर्गत जो साम्राज्यवादी विरासत की प्रक्रिया आरंभ हुई वह मोहम्मद बिन तुगलक के काल में अपने चरम पर पहुंची। तो मोहम्मद बिन तुगलक आएंगे तो उनके समय तक साम्राज्य बहुत बड़ा हो गया था और ये यहाँ से चालू हुई साम्राज्यवाद अलाउद्दीन खिलजी से। सर्वप्रथम इसने उत्तर भारत में गुजरात में 1999 ईस्वी में पहला अभियान गुजरात में 1299 ईस्वी में रणथंभौर में किया। फिर 1301 ईस्वी में चित्तौड़ में, 1303 ईस्वी में मालवा में, पहला रणथंभौर फिर चित्तौड़ फिर मालवा में। 1305 ईस्वी आदि को जीतकर एक साम्राज्य का निर्माण किया। तो इसने साम्राज्य बना लिया। तो गुजरात को 1299 रणथंभौर, 301 में चित्तौड़, 303 में मालवा, 1305 ईस्वी में जीत लिया था। और इसके मालिक जो इसका मालिक था गफुर नामक सेनापति के नेतृत्व में उसने दक्षिण भारत में सैन्य अभियान भेजे। तो इसका एक मलिक कफूर नाम का एक सेनापति था, तो उसके नेतृत्व में उसने दक्षिण भारत जीता। पहला सैन्य अभियान 1306 से 1307 ईस्वी में देवगिरी, दक्षिण वाला जो पहला अभियान है वो सबसे पहला देवगिरी में हुआ। फिर वारंगल के विरुद्ध हुआ। फिर दूसरा सैन्य देवगिरी एवं वारंगल, पहला ही है ये देवगिरी वारंगल। दूसरा सैन्य अभियान द्वार समुद्र एवं पांड्य राज्य के विरुद्ध, तो दूसरा द्वार समुद्र पांड्य राजाओं के विरुद्ध हुआ। अलाउद्दीन खिलजी इन राज्यों में राजस्व एवं उपहार प्राप्त करता था। वो राजस्व लेता था और उपहार लेता था, परंतु दक्षिण के राज्यों को उसने प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं लिया, यानी खुद के नियंत्रण में नहीं लिया था, राजा वहाँ बने रहे। तो इस तरह से यहाँ तक इसका जो शासन काल है कि पश्चिम में देखो कितने दूर काबुल के पास तक पेशावर तक तो है ही, यहाँ पेशावर तक है पूरा, और उत्तर भारत जी पूरा है, विंध्याचल क्षेत्र तक था। और नीचे वाला उसने अप्रत्यक्ष रूप से शासन किया था देवगिरी तक। तो नीचे देवगिरी तक ये है देवगिरी, तो यहाँ अप्रत्यक्ष शासन किया। तो मुबारक शाह खिलजी, तो अलाउद्दीन खिलजी के बाद आया मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी 1314 से 1320 ईस्वी में मुबारक शाह खिलजी प्रथम सुल्तान था जिसने अपने को खलीफा घोषित किया था और अल-वासिक बिल्लाह की उपाधि धारण की। तो किसकी? अल-वासिक बिल्लाह की उपाधि धारण की और अपने को खलीफा घोषित किया था। और इसकी अतिरिक्त इसने अलाउद्दीन खिलजी की सीमित विस्तार की नीति को उलटते हुए
देवगिरी को जीतकर दिल्ली में सल्तनत में मिला लिया। तो देवगिरी को उसने मिला लिया था अपनी सल्तनत में। फिर खुसरो शाह आया 1320 में। 1320 ईस्वी के बाद तो उसने मुबारक शाह खिलजी की मृत्यु के पश्चात उसके मंत्री खुसरो कौन था? तो उसका मंत्री था मुबारक शाह खिलजी का। तो उसके पश्चात उसके मंत्री खुसरो ने खुसरो शाह नाम से अपने को सुल्तान घोषित किया। 1320 ईस्वी में दीपालपुर के गवर्नर गाजी मलिक ने दिल्ली पर आक्रमण किया। तो दिल्ली पर गाजी मलिक ने दिल्ली पर आक्रमण किया और खुसरो मार डाला उसने। और जो गाजी मलिक जिसने हमला किया था वो तुगलक वंश जो है उसकी उसने नींव डाली। तो गाजी मलिक ने हमला किया खुसरो पर और तुगलक वंश की इसने नींव डाली। अब तुगलक वंश स्थापित हो गया। तो तुगलक वंश की स्थापना हुई 1320 से 1412 तक चलेगा। जो 1412 लगभग 100 साल के लगभग 90 साल तक चलेगा ये वंश। गयासुद्दीन तुगलक पहला शासक था यहाँ। तो गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 25 ईस्वी तक रहेगा। ये गाजी मलिक यानी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से सुल्तान बन गया। और उसके काल में ही उसके पुत्र जौन खां ने, उसका जो पुत्र था जौन खां ने 1314 ईस्वी में वारंगल को जीतकर, दक्षिण वाला क्षेत्र वारंगल को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। फिर 1325 में बंगाल अभियान के दौरान एक दुर्घटना में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। तो बंगाल अभियान से लौट रहा था और उसकी मृत्यु दुर्घटना के कारण हो गई थी। अब मोहम्मद बिन तुगलक, तो मोहम्मद बिन तुगलक जो जौन खां है वही है मोहम्मद बिन तुगलक। जौन खां का नाम मोहम्मद बिन तुगलक है। हाँ। फिर क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक काल का इतिहास एक बड़ा ही विवादास्पद काल रहा। तो इसके पिता की तो मृत्यु हो गई गयासुद्दीन की। अब इसका काल बड़ा विवाद का रहा। यद्यपि उसकी सोच प्रगतिशील अच्छी सोच था, परंतु उसके साथ घटनाएं बहुत बेकार घटी, परंतु उसकी नीति विफल होती चली। इसका कारण उसके विरुद्ध विद्रोह हुआ और उसका साम्राज्य विघटित भी हो गया। उसने सुदूर दक्षिण में अपने साम्राज्य का विस्तार कर एक अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने एक बहुत बड़ा अखिल भारतीय साम्राज्य बना लिया था। फिर उसने अनेक प्रयोग किए जो विफल रहे, जैसे कि राजधानी का परिवर्तन किया, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, दोआब में प्रगतिशील खेती, खुरासन सैनिक अभियान सैनिकों को, फिर कराची अभियान किया। तो इस प्रकार उसके सभी प्रयोग क्रमिक रूप से विफल होते चले गए और साम्राज्य के विघटन की प्रक्रिया शुरू हो गई। तो ये सारी काम किए। जैसे 1335 ईस्वी में तो क्या किया कि 1335 ईस्वी में अहमद शाह के नेतृत्व में मावर मुद्रा राज्य स्वतंत्र। तो इसके शासनकाल में 1335 ईस्वी में अहमद शाह के नेतृत्व में मदुरा का राज्य स्वतंत्र हो गया। फिर 36 में हरिहर बुक्का के अधीन विजयनगर राज्य स्वतंत्र हो गया। 1338 में फखरुद्दीन मोहम्मद शाह के अधीन बंगाल राज्य स्वतंत्र हो गया। तो पहले मदुरा स्वतंत्र हो गया, फिर विजयनगर स्वतंत्र हो गया, फिर बंगाल वाला क्षेत्र ये स्वतंत्र हो गया। फिर 47 में बहमनी शाह के अंतर्गत बहमनी राज्य भी स्वतंत्र हो गया। तो इस तरह से राज्य उनके स्वतंत्र हो गए और उसका जो प्रशासन था राज्य वो विघटित होने लगा। फिर आएगा फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक निम्न नीतियों पर रही। तो ये फिरोज शाह तुगलक जो है उसका चाचेरा भाई है शायद। तो इसकी नीतियाँ क्या थी? उसने धार्मिक कट्टरता की नीति अपनाई, ये अलग था। जिसने धार्मिक कट्टरता की नीति अपनाई ताकि असंतुलित उलेमाओं को खुश कर सके। जो मुसलमान के उलेमा होते हैं उन्हें संतुलित करने के लिए, हिंदू परिवार का था तो उन्हें शांत करने के लिए उसने राज्य को लोक कल्याणकारी स्वरूप दिया। और उसने व्यापार करने के लिए व्यापार निर्माण कार्य पर बल दिया। संगीत पर कुछ संस्कृत के जो ग्रंथ थे उसका फारसी में अनुवाद कराया था। तो लोक कल्याणकारी कार्य किया, व्यापार का निर्माण किया, संस्कृत का फारसी में अनुवाद किया, लेकिन धार्मिक कट्टरता की नीति थोड़ी अपनाई उसने। सिंचाई के विकास के लिए विशेष रूप से कार्य किया। यमुना और सतलज पर नहर निकलवाई।
यमुना और सतलज से नहरें निकलवाई थी उसने। तो फिरोज शाह तुगलक के पश्चात तो जो मोहम्मद बिन तुगलक है, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक है। तो फिरोज शाह तुगलक के पश्चात हुआ क्या, उसने बहुत सारी नहरें वहरें बनवाई थी, नहर काम बहुत अच्छा किया था फिरोज शाह तुगलक ने। तो फिरोज शाह तुगलक के पश्चात तुगलक के बाद कमजोर शासकों का युग आरंभ हुआ और एक के बाद एक दूसरे शासक बदलते गए और इस वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद था कमजोर। इसके काल में 1398 में हिंदुस्तान में तैमूर का आक्रमण हुआ और उसके बाद उसकी बची हुई प्रतिष्ठा भी धूमिल हो गई। तो तुगलक वंश खत्म हो गया। फिर साम्राज्य के विघटन को बल मिला, यानी साम्राज्य और विघटित होता चला गया और 1401 में जफर खान के नेतृत्व में गुजरात दिलवारा खान के नेतृत्व में, तो मतलब कौन कौन से लोग स्वतंत्र होते गए, जैसे 1401 में जफर खान के नेतृत्व में गुजरात, दिलवारा खान जो है उसके नेतृत्व में मालवा वाला क्षेत्र, मालवा वाला गुजरात वाला, फिर ख्वाजा जहां के नेतृत्व में जौनपुर स्वतंत्र हो गया। तो जौनपुर हो गया स्वतंत्र, मालवा गुजरात स्वतंत्र हो गए। चूंकि ख्वाजा जहां को मलिक उल सर्क की उपाधि मिली थी, तो ख्वाजा जहां जो थे यहाँ, ख्वाजा जहां जौनपुर जिन्होंने स्वतंत्र किया और मलिक उल सर्क की उपाधि मिली थी, इसलिए जौनपुर के शासक सर्किया राजवंश कहलाए। 1412 ईस्वी में नसीरुद्दीन की मृत्यु हो गई थी और फिर तैमूर ने पंजाब में स्थित गवर्नर खिज्र खां को दिल्ली का कब्जा कर लिया। खिज्र खां तैमूर के जो थे पंजाब में स्थित हो गए थे, तो उन्होंने खिज्र खां ने उनकी दिल्ली पर कब्जा कर लिया। तो सैयद वंश स्थापित हुआ 1414 से 1451 तक, लगभग 41 कुछ साल तक चला होगा। तो ये सैयद वंश आ गया। इस वंश का संस्थापक कौन था, तो तैमूर ने आक्रमण किया था। तो तैमूर का उत्तराधिकारी था खिज्र खां। तो तैमूर का एक उत्तराधिकारी खिज्र खां था। खिज्र खां का उत्तराधिकारी मुबारक शाह हुआ और उसके दरबार में कौन रहते थे, मुबारक शाह था मेन शासक यहाँ। पहले तैमूर थे, उसका उत्तराधिकारी खिज्र खां था, लेकिन खिज्र खां का उत्तराधिकारी मुबारक शाह हुआ और उसके दरबार में याहिया बिन अहमद सरहिंदी नामक लेखक ने तारीख मुबारक शाही लिखी। तो ये ग्रंथ है तारीख मुबारक शाही, याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने लिखा तारीख मुबारक शाही। इस वंश का अंतिम शासक आलम खान हुआ और इसने अपने सेनापति बहलोल लोदी के पक्ष में गद्दी त्याग दी। तो बहलोल लोदी जो था उसके पक्ष में उसने गद्दी त्याग दी। बताओ, इस प्रकार लोदी वंश की स्थापना हो गई। तो लोदी वंश 1451 से 1526 तक चलेगा और इसमें फिर आएंगे मुगल। 1526 तक 1451 से 1526 तक लोदी वंश चला। ये हिंदुस्तान में प्रथम अफगान वंश था। इसका संस्थापक बहलोल लोदी था। तो पहला अफगान वंश था ये और इसका संस्थापक बहलोल लोदी था। उसका उत्तराधिकारी सिकंदर लोदी था। तो इसमें जो कहा है बहलोल लोदी आएगा, उसका उत्तराधिकारी बहलोल लोदी, फिर सिकंदर लोदी और एक युग सुल्तान था सिकंदर लोदी। उसने जौनपुर को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। तो जौनपुर जीता और दिल्ली में मिलाया और पूर्वी राजस्थान पर नियंत्रण के लिए 1504 में आगरा की स्थापना की। तो उसने किसके, राजस्थान के नियंत्रण के लिए आगरा की स्थापना की। तो आगरा की स्थापना किसने की, सिकंदर लोदी ने। और अपने अमीरों को भी अनुशासित करने का प्रयत्न किया। वह साहित्य जगत में गुलरुखी नाम से कविता लिखता था। तो सिकंदर लोदी जो था वो गुलरुखी नाम से लेख लिखता था। फिर उसका उत्तराधिकारी हुआ इब्राहिम लोदी। ये 1517 से 1526 तक आएगा अंतिम इब्राहिम लोदी। इसने अपना अफगान अमीरों को अनुशासित करने का प्रयत्न किया तथा उसने अमीरों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया और 1518 में मेवाड़ के शासक महाराणा सांगा पर आक्रमण किया। इसने इब्राहिम लोदी ने महाराणा सांगा पे
महाराणा सांगा पर आक्रमण कर दिया, परंतु खतौली का जो युद्ध है उसमें पराजित हो गया। तो महाराणा सांगा से ये पराजित हो गया एक बार। इस प्रकार उत्तर भारत पर वर्चस्व स्थापित करने के लिए राजपूतों और अफगानों की भी संघर्ष शुरू हो गया। तो इसने महाराज सांगा पे आक्रमण किया और वो इस पर करेंगे। तो इस तरह अब राजपूतों और अफगानों से युद्ध होने लगे उनके बीच। तभी बाबर हिंदुस्तान के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। तो अकबर के दादाजी बाबर दे रहा था। 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर को युद्ध लड़ता हुआ मारा गया। तो बाबर से ये युद्ध लड़ा इब्राहिम लोदी और वो मर गया। गौरतलब है कि 16वीं सदी का काल उत्तर भारत में राजनीतिक संक्रमण का काल था। इस समय भारत की राजनीतिक स्थिति विकेंद्रीकृत थी, जो किसी भी आक्रमणकारी के लिए उपयुक्त स्थिति थी। यानी राजनीति मतलब कोई शक्तिशाली शासक नहीं था, विकेंद्रित थी। इस समय दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी एक केंद्रीय साम्राज्य बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मर गया। तो वो उस केंद्रीय साम्राज्य बनाने की कोशिश कर रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोधी, इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खां लोधी और ये दौलत खां लोधी, आलम खां लोधी, इन सब ने कहा कि इस कार्य को चुनौती प्रस्तुत करते रहे ये, और इन्हें बनने नहीं दिया, केंद्रीय शासन नहीं बनने दिया। जिसके साथ साथ राजपूत शासक राणा सांगा भी शामिल हो गए थे। तो इब्राहिम की सत्ता को चुनौती दे रहे थे। इब्राहिम को दिल्ली की सत्ता से उखाड़ते हुए दौलत खां ने अपने पुत्र दिलावर खां, तो दौलत खां जो था उसने अपने पुत्र दिलावर खां के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल बाबर के पास भेजा, ताकि बाबर से इब्राहिम लोदी को हटाकर आलम खां लोदी को शासक बना दे। इस घटना का विवरण स्वयं बाबर अपनी जीवनी में देता है। कहता है कि जब मैं काबुल में था तभी, तो बाबर ने अपनी मरने से पहले जीवनी लिखी, तब उसने बताया कि जब मैं काबुल में था तब आलम खां लोधी और राणा सांगा के राजदूत आकर मुझसे मिले, और अतः उसने स्थिति को स्पष्ट किया कि आपसी राजनीतिक संघर्ष ने जो सुल्तान था कि राजनीति में बाबर के प्रवेश को आमंत्रित किया, और आगे बाबर ने इब्राहिम को पराजित कर दिया और भारत में मुगल सत्ता की नींव डाली। तो अब ये आ जाएगा बाबर, और मुगल काल शुरू हो गया 1526 ईस्वी से बाबर के आगमन के साथ। बाबर के आक्रमण के समय भारतीय उपमहाद्वीप का परिदृश्य कैसा था? तो यहाँ इस तरह से बटे हुए थे। एम्पायर ऑफ इब्राहिम लोदी दिखाते हैं। तो यहाँ इतने में इब्राहिम लोदी हैं। फिर यहाँ ये सिंध वाला क्षेत्र है, ये गुजरात वाला क्षेत्र है, मालवा है, गोंडवाना लैंड है, उड़ीसा वाला है, बेत्रा है, बीजापुर है। तो इस तरह से छोटे बंगाल वाला क्षेत्र है। छोटे छोटे नरेश यहाँ रह रहे थे, और इस तरह से विभाजित था भारत। अब वो एक अखंड बन जाएगा, एक साथ जुड़ जाएंगे यानी। तो बाबर आया, तो बाबर ने 1504 ईस्वी में काबुल विजय करने के बाद निरंतर हिंदुस्तान की ओर देखा। 1504 से वो यहाँ देख रहा था, और 1518 ईस्वी में उसने भीरा के किले को जीत लिया। जीत पर पहली बार बाबर ने तोप खाने का प्रयोग किया था। तो भीरा का जब किला जीता उसने हिंदुस्तान की तरफ 1518 में तो पहली बार तोपों का उपयोग किया था। फिर 1525 ईस्वी में उसने 1525 ईस्वी में पंजाब को जीता। तो भीरा के किले को जीता और फिर पंजाब को जीता। 1526 में इब्राहिम लोदी के साथ पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा, जिसने उसने तुलगामा प्रणाली के साथ तोप खाने को जोड़कर युद्ध जीत लिया। तोपों को अच्छे से बिछाना जानता था वो, और उसने युद्ध जीत लिया। फिर 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा को पराजित किया। तो खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा को पराजित किया 1527 में किया था। 1528 में उसने अलवर को जीता, और उसने अफगानों
से घग्गर का युद्ध जीता। तो अफगानों के विरुद्ध जो अफगान और बाकी बचे थे महाराणा संग के अलावा जो बाकी, तो उनसे घग्गर का युद्ध जीता। तो खानवा का युद्ध जीता और यहाँ घग्गर का युद्ध जीता। महाराणा संग से खानवा का और अफगानों से घग्गर का युद्ध जीता। और फिर काबुल के विद्रोह को दबाने के लिए जाते समय उसने 1530 में लाहौर में उसकी मृत्यु हो गई। तो वो काबुल जा रहा था लेकिन लाहौर में उसकी मृत्यु हो गई। हुमायूं 1530 से 1556 ईस्वी में हुमायूं आया। हुमायूं को सिंहासन आरूढ़ होने के बाद ही कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उसने सबसे बड़ी चुनौती थी पश्चिमी अफगान और पूर्वी अफगान, यानी पश्चिम में जो अफगान थे और पूर्व में थे, उन्हें चुनौती देते रहे हुमायूं को। अफगान को चुनौती दी। एक तरफ उसने महत्वाकांक्षी भाई कामरान ने काबुल और कंधार के साथ साथ लाहौर, पंजाब, हिसार, फिरोजा पर कब्जा कर लिया। तो उसका जो भाई था, तो महत्वाकांक्षी भाई कामरान, तो कामरान ने काबुल पे, कंधार के साथ साथ लाहौर, पंजाब और हिसार, फिरोजा पर भी कब्जा कर लिया था। दूसरी तरफ उसके पूर्वी जो अफगान था, उसने 1532 ईस्वी के दौरान युद्ध में पराजित कर दिया था पूर्वी अफगानों को। और फिर पश्चिमी अफगानों में बहादुर शाह से उसे चुनौती मिली, फिर पश्चिम की ओर लड़ने गया। तो 1534 में, पहले 32 में पूरब की ओर लड़ा, फिर 34 में ईस्वी में तक उसने मालवा, गुजरात में विजय की। तो मालवा पश्चिम वाला क्षेत्र भी जीता, मालवा और गुजरात वाला। यद्यपि ये दोनों क्षेत्र उसके हाथ से निकल गए, और यहाँ जीता तो यहाँ का निकल गया, यहाँ जीता तो यहाँ का निकल गया, इस तरह हाथ से निकल गए। परंतु बहादुर शाह की शक्ति टूट गई, और बहादुर शाह जो लड़ रहा था पश्चिमी अफगान जो बहादुर शाह था, तो उसकी शक्ति अब टूट गई। और पूरब से उसे सबसे बड़ी चुनौती शेर शाह सूरी, पश्चिम का जो शासक था वो बहादुर शाह था, लड़ रहा था। पूरब में शेर शाह जो थे, उनसे उसे चुनौती मिली। तो 1539 ईस्वी में चौसा जो है चौसा के युद्ध में 39 में और 1540 में कन्नौज के युद्ध में शेरशाह के हाथों में पराजित हो गया था हुमायूं। तो चौसा के युद्ध में और कन्नौज के युद्ध में हार गए, और वह ईरान की ओर पलायन कर गए, ईरान चले गए। ईरान की सहायता से उसने अपने खोए हुए क्षेत्र को पुनः प्राप्त किया। उसने कामरान और कंधार, जो कामरान उसका भाई था, तो उसने कंधार उससे छीना। फिर काबुल 1553 में प्राप्त किया। फिर शेरशाह सूरी की मृत्यु के पश्चात अफगान साम्राज्य से लाभ उठाकर उसने पंजाब और दिल्ली, आगरा को जीत लिया। तो यहाँ शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी तब तक, जब वो लौट के आया तो उसने 1555 तक क्या किया, दिल्ली और आगरा को जीत लिया था। तो दिल्ली जीता, आगरा जीता। परंतु जनवरी 1956 ईस्वी तक एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। तो 1956 में इसकी मृत्यु हो गई। तो ये 1526 के बाद जब उसकी शेरशाह की उसके हुमायूं की मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाबर की, उसके बाद 1556 तक रहा ये, और दुर्घटना के कारण ये खत्म हो गया। और ये इसकी साम्राज्य की चित्र है कि इस तरह से उसका साम्राज्य फैला था। अब है अकबर आएंगे। तो अकबर है 1526 से 1605 ईस्वी तक, इनका काल लंबा रहेगा। 1605 ईस्वी तक रहेंगे, ये लगभग 50 साल तक तो रहेंगे। अकबर भारत के महान शासकों में से एक था। वह न केवल साम्राज्य निर्माता था, अपितु उसने राजनीति में एक पृथक दिशा दी। तो राजनीति को उसने पृथक दिशा दी। शासक बनने के शीघ्र बाद उसने बैरम खां की सहायता से सर्वप्रथम हेमू के विरुद्ध, जो हेमू था तो एक
जिसने दिल्ली पर उसके पिता की मृत्यु हो गई थी हुमायूं की, तो उसने आक्रमण कर दिया था। तो हेमू के विरुद्ध पहला युद्ध उसने पानीपत का द्वितीय युद्ध जीता। तो पानीपत हेमू के विरुद्ध जो था, हेमू के विरुद्ध पानीपत का दूसरा युद्ध जीता। फिर उसने 1556 ईस्वी में 1560 ईस्वी के बीच अजमेर, ग्वालियर, जौनपुर को जीत लिया था। तो 1556 ईस्वी से 60 के मध्य जो था 4 वर्षों में उसने अजमेर जीता, ग्वालियर जीता और जौनपुर जीता। 1562 ईस्वी उसने मेवाड़ पर विजय प्राप्त की और अन्य राजपूत राज्य भी उसने समर्पण करने लगे थे। फिर उसने 1573 ईस्वी में गुजरात जीता। 1575-76 में बिहार जीता, तो यहाँ गुजरात जीत रहा है, फिर बिहार जीत रहा है। 1585 में उसने काबुल जीत लिया। 86 में कश्मीर पर अधिग्रहण कर लिया। 1601 तक उसका साम्राज्य कश्मीर से लेकर दक्षिण में बरार, बालाघाट एवं खानदेश और पश्चिम में कंधार से पूरब में बंगाल तक फैल गया था। तो इसका बहुत बड़ा साम्राज्य यहाँ फैल गया, इतना बड़ा ये दिख रहा है। तो इससे ऊपर वाला जो क्षेत्र है इतना, ये सारा मुगल सल्तनत है, ये सारा क्षेत्र उसने जीत लिया था। इसका पुत्र है जहांगीर, सलीम इसे कहते हैं जहांगीर। 1605 से 1627। तो जहांगीर के काल में कोई बड़ा विस्तार नहीं हुआ। दक्षिण में शहजादा खुर्रम, तो शहजादा खुर्रम इसका नाम था पहले, तो खुर्रम ने अहमदनगर, बीजापुर और गोलकोंडा की सेना को पराजित किया। तो खुर्रम ने अहमदनगर शहजादे खुर्रम ने अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा की सेना को पराजित किया। इस खुद होकर जहांगीर ने उसे शहजादे शाहजहां की उपाधि दी। तो उसका पुत्र था जी शाहजहां। तो उसने शाहजहां ने खुर्रम नाम था शाहजहां का नाम खुर्रम हो गया, और उसने अहमदाबाद, बीजापुर, गोलकोंडा को जीता था, इसलिए उसका नाम शाहजहां हो गया। जहांगीर के काल में पहली बार सिसोदिया वंश के शासक और महाराणा प्रताप के उत्तराधिकारी अमर सिंह ने समर्पण किया था। तो महाराणा प्रताप के जो उत्तराधिकारी बचे थे अमर सिंह, तो वो जहांगीर के समय में उसने क्या किया, आत्मसमर्पण कर दिया था। परंतु 1622 में जहांगीर के काल में कंधार पर ईरानियों ने कब्जा कर लिया। तो कंधार जो था अफगानिस्तान वाला क्षेत्र, तो ईरान वाले लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया था जहांगीर के समय। अब आएगा शाहजहां। तो शाहजहां जो था इसके समय शाहजहां ने बुंदेला सरदार जुझार सिंह ने विद्रोह किया इसके विरुद्ध। फिर दक्कन के सूबेदार खान ए जहां लोदी ने विद्रोह किया। तो दक्कन के जो सूबेदार थे खान ए जहां लोदी, उसने विरोध किया। जब शाहजहां ने अहमदाबाद नगर को जीतने का निर्णय लिया, तो उन्होंने 1633 ईस्वी में अहमदनगर को जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला लिया। तो इस तरह इसका साम्राज्य ये है शाहजहां के समय। शाहजहां के समय यहाँ से यहाँ तक ये पूरा साम्राज्य था, शाहजहां का साम्राज्य था। यद्यपि यह एक बार 1638 ईस्वी में शाहजहां ने कंधार को प्राप्त कर लिया था, और 1668 ईस्वी में मुगलों ने अंतिम रूप से कंधार को फिर खो दिया। 38 में प्राप्त किया और 48 में फिर से खो दिया, यानी 10 सालों तक फिर से कंधार इसके पास था, और अंतिम बार अब ये चला गया कंधार। फिर औरंगजेब आया, तो 1659 से 1707 ईस्वी में आया औरंगजेब जो है 1658 ईस्वी में शाहजहां की बीमारी का फायदा, उसका
बेटा है शाहजहां का औरंगजेब। तो शाहजहां की बीमारी का फायदा उठाकर औरंगजेब अपने भाइयों के साथ उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा और फिर 1669 ईस्वी में उसका सिंहासन आरोहण हो गया। वो उसका शासनकाल अत्यधिक विवादित है क्योंकि उसके विरुद्ध अनेक विद्रोह हुए। जाट विद्रोह हुआ, और सतनामी विद्रोह हुआ, फिर अफगान विद्रोह, जाट विद्रोह, सतनामी, अफगान विद्रोह, राजपूत विद्रोह, और सी सिख विद्रोह, मराठा विद्रोह। तो सिख विद्रोह, मराठा विद्रोह, सतनामी विद्रोह, अफगान विद्रोह, जाट विद्रोह, ये सारे विद्रोह हुए। सबसे बढ़कर यह दक्षिण में मराठा साम्राज्य से उलझ गया। और फिर दूसरी गलती यह है कि दक्षिण में उसने अनियंत्रित विस्तार पर बल दिया है, बहुत ज़्यादा दक्षिण चला गया। बीजापुर यानी 1686 ईस्वी में और गोलकोंडा 1667 ईस्वी को जीतकर मुगल साम्राज्य मिला। तो इसने बीजापुर जीता, गोलकोंडा जीता और पूरे तरीके से मिला लिए। पहले के राजाओं ने लेकिन ऐसे जीता था, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिलाया था। फिर उसने कृष्णा नदी से दक्षिण में जाकर, कृष्णा नदी के भी दक्षिण में चला गया, विस्तार की नीति अपनाई, परंतु उसकी नीति विनाशकारी सिद्ध हुई। और फिर वह दक्षिण में 25 वर्षों के एक लंबे संघर्ष में उलझ गया और 1707 में उसकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से ये इसके समय का है कि औरंगजेब के समय की। ये और ज़्यादा दक्षिण में गया, ऊपर वाला शासन तो था ही इसके पास, और ज़्यादा दक्षिण में भी ये गया, दक्कन वाले क्षेत्र में। अब है तो यहाँ ये इसके बाद उत्तराधिकारी राज्य आएंगे छोटे छोटे, बस खत्म हो जाएगा ये मुगल साम्राज्य। फिर मध्यकालीन प्रशासन कैसा था? तो मध्यकाल में प्रशासन की व्यवस्था किस तरह से थी? तो एडमिनिस्ट्रेशन ड्राइंग मेडिकल पीरियड्स। तो मध्यकालीन जो प्रशासन है, सल्तनत काल में प्रशासन कैसा था? तो इसमें सल्तनत कालीन प्रशासन में पहले खलीफा हुआ करते थे, जो औपचारिक रूप से धार्मिक और राजनीतिक प्रधान दोनों थे। कि औपचारिक रूप से धर्म के प्रधान भी थे और राजनीति के भी प्रधान थे, लेकिन असली कौन था? सुल्तान था, वो वास्तविक प्रधान था। तो औपचारिक रूप से खलीफा के अधीन, परंतु व्यवहार में स्वतंत्र, व्यवहार में अपना स्वतंत्र काम करता था, लेकिन औपचारिक रूप से वो खलीफा के अधीन थे। केंद्रीय प्रशासन महत्वपूर्ण विभाग थे। तो इनमें केंद्र में प्रशासन काम करने के लिए कौन कौन से विभाग थे? तो दीवाने विजारत विभाग था, दीवाने आरज था, दीवाने इंसा था, दीवाने सियाल था। विजारत, आरज, इंसा और सियाल ये विभाग हुआ करते थे उस समय। तब पढ़ते हैं इन सारे विभागों को, कौन कौन से विभाग किस तरह से काम करते थे। तो इसमें है दिल्ली सल्तनत के प्रशासन। दिल्ली सल्तनत के प्रशासन का प्रमुख केंद्र सुल्तान था। सैद्धांतिक रूप से सुल्तान खलीफा के अधीन था, परंतु व्यवहारिक रूप से वह सिविल, सैनिक, न्यायिक मामलों का प्रधान था। तो व्यवहारों से न्याय का और सेना का प्रधान था। सुल्तान के अतिरिक्त केंद्रीय प्रशासन में बरनी नामक 4 प्रमुख विभाग थे। तो सुल्तान बड़ा था सबसे, और उसके बाद उसके अंतर्गत 4 विभाग थे। तो दीवाने विजारत विभाग है पहले। यह विभाग विजारत नाम के अधिकारी के अंतर्गत होता था। औपचारिक रूप से विजारत को प्रधानमंत्री की हैसियत प्राप्त होती थी। तो प्रधानमंत्री की हैसियत थी, प्रधानमंत्री के यानी सुल्तान वो होगा और ये प्रधानमंत्री होंगे। दीवाने विजारत यह विभाग भू राजस्व का आकलन और अन्य प्रकार के राजस्वों के लेखा जोखा उनकी वसूली करता था। तो भू राजस्व का आकलन देखता था, कितना राजस्व आया, लेखा जोखा उसका करता था। दीवाने आरज, चूंकि यह राज्य की शक्ति का आधार एवं सक्षम सैन्य तंत्र था। तो ये कौन था? सैन्य तंत्र। दीवाने आरज एक महत्वपूर्ण विभाग था। बलबन ने इस विभाग का गठन किया था और यह विभाग सैनिकों की नियुक्ति, रख रखाव, तो सेना के संबंध में था दीवाने आरज। तो सेना की नियुक्ति, रख रखाव, प्रशिक्षण
और तनख्वाह का आवंटन आदि के संबंध में था। यद्यपि सेनापति सुल्तान ही होता था और वह युद्ध में सेना का नेतृत्व करता था, तो सेनापति तो उसका सुल्तान ही होता था, किंतु सुल्तान के बाद आरजे मामलिक ही सैनिक मामलों का प्रधान होता है। तो सुल्तान के बाद कौन है? आरजे मामलुक। तो दीवाने आरज सेना के संबंध में है। दीवाने वजारत भू राजस्व संबंधित है। दीवाने इंसा ये राज्य की पत्राचार विभाग था, इसमें संबंधित अधिकारी दीवाने मामलुक तो दीवाने मामलुक थे और ये दीवाने आरजे मामलुक हैं और दीवाने मामलुक हैं। यह विभाग विदेश पत्राचार यानी पत्रों का काम करता था, पत्र लेन देन, तो पत्राचार विभाग था दीवाने इंसाफ और मुख्य भूमिका अदा करता था। यह विभाग राजकीय फरमानों को जारी करता था और राजकीय आदेश प्राप्त करता था, प्रांतीय अधिकारियों तक प्रेषित करता था, यानी प्रांत के अधिकारी जो हैं उनको देता था। तो पत्राचार का विभाग है ये दीवाने इंसाफ। दीवाने रिसालत ये धार्मिक विभाग था, धर्म के संबंध में, तो विद्वानों को सहायता अनुदान प्राप्त करता था और इसका प्रधान सदर उद्र शूद्र था। तो प्रधान कौन था? सद्र और शूद्र। दीवाने रिसालत देखते थे, धर्म कर्म। यह धार्मिक आचरण संबंधित मुकदमे की सुनवाई करता था। इसी के संबंधित काजी का विभाग भी होता था जो न्यायिक कार्य देखता था। तो काजी होता था वो न्याय को देखता था और धर्म कर्म दीवा सदर और शुद्ध देखता था। यद्यपि वह न्याय की अंतिम वो नहीं था, क्योंकि असली न्याय तो सुल्तान करता था। अंतिम अपील नहीं था, क्योंकि अंतिम अपील स्वयं सुल्तान था। अधिकतर स्थिति में काजी और सदर के पद पर एक ही व्यक्ति को दिए जाते थे, यानी सदर यानी धर्म भी देखेगा और न्याय भी करेगा, तो एक ही व्यक्ति को दिया जाता था। फिर विभिन्न सुल्तानों के द्वारा समय समय पर विभिन्न विभाग बनाए गए थे। अलग अलग सुल्तान आए तो उन्होंने विभाग बनाए। तो जैसे दीवान ए वकूफ बनाया गया, तो इस विभाग की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की, वकूफ की, और यह विभाग दीवाने वजारत के अंतर्गत कार्य करता था और विभाग व्यय के आंकलन को संबंधित था। तो वजारत जो विभाग है भू राजस्व को जो देखता है, तो वजारत के अंतर्गत था ये दीवाने वकूफ। और विभाग क्या कहता? व्यय कितना हुआ, खर्च कितना हुआ, उसका आकलन करता था दीवाने वकूफ। फिर है दीवाने मुस्तखराज। दीवाने मुस्तखराज है, तो मुस्तखराज में यह विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। मुस्तखराज इसकी अलाउद्दीन खिलजी ने। यह विभाग दीवाने वजारत के अंतर्गत ये भी कार्य करता था और यह बकाया राशि की वसूली से संबंधित था। बकाया राशि को वसूल करता था ये, और ये व्यय को देख रहा था, ये बकाया राशि कितनी वसूल करनी है ये देखता था। अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व की वसूली के लिए सरकारी अधिकारी को अधिकृत किया था। दीवाने रियासत अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था को सफल संचालन के लिए इस विभाग की स्थापना की थी। तो रियासत में बाजार है, बाजार नियंत्रण कर देते दीवाने रियासत में। अब हम दीवाने कोही गंगा यमुना द्वीप के प्रगतिशील खेती हो रही थी, तो उसके संचालन के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने इस विभाग की स्थापना की थी। और इस विभाग में दीवाने वजारत के संरक्षण में कार्य, ये भी वजारत के संरक्षण में कार्य करेगा और खेती के लिए कार्य करेगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था ये दीवाने कोही। दीवाने खैरात तो निर्धन मुसलमानों की पुत्रियों की शादी में अनुदान देने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने, ये मोहम्मद तुगलक ने खेती के लिए और ये फिरोज शाह तुगलक ने विभाग स्थापना की थी। तो निर्धन पुत्रियों की शादी के लिए शादी वाला विभाग है दीवाने खैरात। दीवाने इश्तिहार तो फिरोज शाह तुगलक है जी, तो इनके द्वारा वृद्ध जनों की देख रेख, तो खैरात दीवाने इस्तेहाक दी जाती थी, यानी गरीब लोगों को वृद्धजनों की देखभाल के लिए पेंशन देते। पेंशन विभाग की स्थापना की गई थी, यह विभाग उसी से संबंधित था। फिर दीवाने बंदगान
दास दासियों के रखने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने एक विभाग की स्थापना की थी। दासों के निर्यात पर पाबंदी लगा दी थी। तो सबसे ज्यादा दास हुआ करते थे फिरोज शाह के समय। तो दीवाने बंदगान, बंदगान दासों को बंद करके रखते थे। अब सल्तनत काल है तो दिल्ली सल्तनत के अधीन कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो किसी विभाग से जुड़े नहीं थे, यानी कोनो विभाग नहीं थे उनके पास, अर्थात उन्हें स्वतंत्र प्रभार दिया गया था। तो वो स्वतंत्र रूप से काम करते थे अधिकारी। तो इनमें अधिकारियों में है नायाब ए ममलिकात, नायाब ए मामलिकात, यह सुल्तान के अधीन नायाब ए सुल्तान उप सुल्तान का पद था। तो नायाब ए मामले उप सुल्तान का पद था। जब सुल्तान स्थिति कमजोर होती थी तो इस पद पर सृजन किया जाता था। सर ए जानदार, तो इस सुल्तान के अंग रक्षक का दल का प्रधान था। सर ए जानदार थे। अमीर ए जो थे अधिकारी, अमीर ए मजलिस, ये राजकीय उत्सव समारोह मजे करने वाले जो समारोह हैं जैसे उत्सव, तो उनके संबंधित अधिकारी था। मीर ए आतिश, तोपखाने, आतिशबाजी यानी तोपखाने का प्रधान था। बारिद ए मामलिक, गुप्तचर, बारिद ए मामलिक जो है गुप्तचर विभाग का प्रधान था। दीवाने बयूत, बयूत राजकीय कारखाने, तो राज के जो कारखाने, बयूत क्या करता था, कारखाने देखता था, राजकीय कारखाने। और मामलुक गुप्तचर था। अमीर ए हजब, ये अधिकारी दरबार में अनुशासन और अमीरों के पदानुक्रम को निर्धारित करता था। दीवाने हाजिब प्रांतीय प्रशासन, एकता प्रशासन प्रणाली थी। तो इस समय प्रांत कैसे थे, तो एकता प्रशासन प्रणाली थी, यानी केंद्र में प्रत्यक्ष नियंत्रण था। खिलसा क्षेत्र जो है तो इस पर राजा का सीधा नियंत्रण था, केंद्रीय प्रत्यक्ष नियंत्रण। फिर मुक्ति अथवा बलि के अधीन, तो प्रांतों में बटे थे। एकता प्रांतीय, एकता प्रांतों में बटे थे, एक प्रांत है, दो प्रांत, इस तरह से बहुत सारे प्रांत थे। और मुक्ति उसका राजस्व टैक्स वसूलता था, मुक्ति बलि के रूप में, और ये केंद्र के अधीन सीधा था, डायरेक्ट केंद्र में। तो इस तरह केंद्र के प्रत्यक्ष नियंत्रण और ये अप्रत्यक्ष में था। तो सल्तनत काल में कोई सल्तनत काल जो है, सल्तनत काल में कई मानक प्रांतीय प्रशासन का विकास नहीं हुआ था। तो सल्तनत काल में कोई मानक प्रांत जो थे का विकास नहीं हुआ था। अब तो दूरवर्ती से क्षेत्रों को राजस्व ग्रहण करने के लिए एकता व्यवस्था को आरंभ किया गया था, यानी प्रांतीय एकता में बांट दिया गया था। तो राजस्व इकट्ठा करने के लिए बांट दिया गया था। एकता का अर्थ होता है भूमि का खंड, इसे राज्य द्वारा विभिन्न अमीरों के बीच आवंटित होता था और अमीरों को दे दिया जाता था, वो वहां से वसूलते थे। एकता व्यवस्था को व्यवस्थित करने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। तो इल्तुतमिश ने श्रेय कराया था। साम्राज्य को बड़े बड़े प्रांतीय एकता में बांट दिया जाता था और फिर उसका प्रधान मुक्ति होता था। कौन था, मुक्ति, और बलि अथवा बलि कहलाता था, मुक्ति या बलि होता था। उसकी अपेक्षा की जाती थी कि वह संबंधित क्षेत्र में राजस्व की वसूली करे और उसे प्रशासनिक और प्रशासन चलाए और प्रशासन और सैनिक खर्चों को पूरा करे। तो प्रशासन चलाए और सेना के खर्च को पूरा करे। फिर फावाजिल रकम, बची हुई राशि को केंद्र के खजाने में जमा कर दे। तो जो बची है रकम वो केंद्र में जमा कर दे। मुक्ति का पद वंशानुगत नहीं होता था तथा स्थानांतरित, तो वंशानुगत नहीं था, जिसे राज्य देगा उसी का था। दूसरी तरफ खिलसा भूमि थी, खाली सा भूमि, वह भूमि होती थी जिसकी आय सुल्तान के लिए सुरक्षित थी, यानी सुल्तान का नियंत्रण था। खालसा क्षेत्र का प्रशासन एकता प्रणाली से भिन्न था। इस क्षेत्र का नियंत्रण सदैव ही सहना अमीर मालिक नाम के अधिकारी के माध्यम से किया जाता था। तो जो माली अली नाम के अधिकारी हैं, मलिक नाम के अधिकारी, वो वहाँ देखते थे।
अब है स्थान में कैसा प्रशासन था। स्थानीय प्रशासन तो सिख था, पहले सिकदार था। परगना, इसमें चौधरी होता था। ग्राम, ग्राम में मुखिया या मुकदम होता था। पटवारी अर्ध सरकारी अधिकारी था। तो स्थान में प्रशासन कैसा बटा था। तो सबसे पहले तो राजा था, खालसा भूमि बटी थी, और ये एकता प्रणाली, एकता में बांट दिया गया था, एकता क्षेत्रों को। फिर एकता के अंदर जो प्रशासन है, तो पहले होगा सिख, तो उसमें सिकदार, फिर परगना में चौधरी, ग्राम में मुखिया होगा, और फिर पटवारी उनके अधीन काम करेगा। सल्तनत काल में हमें स्थानीय प्रशासन के बारे में स्पष्ट सूचना नहीं मिलती है, किंतु ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इस काल में सिख और परगना जैसी प्रशासनिक इकाइयों का विकास हो गया था। प्रांत का विभाजन सिख में होता था और सिख के ऊपर सिकदार नाम के अधिकारी नियुक्त होते थे। तो प्रांत सिख में और सिख में सिकदार होता था। सिख का विभाजन परगनों में, फिर सिख का विभाजन काय में होगा, परगनों में, और इसके अधिकारी के रूप में चौधरी होगा, और जिक्र मिलता है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी, तो गांव होती थी, ग्राम होती थी, गांव होती थी, और गांव का शासन कार्य चलाने के लिए मुकदम या मुखिया होता था, और उसके सहयोग के लिए एक अर्धसैनिक अधिकारी पटवारी की नियुक्ति की जाती थी मुखिया की सहायता के लिए, और जिसके पास भू राजस्व के कारखाने, मतलब कागज होते थे, भूमि के कागज होते थे। तो मुखिया के अधीन था ये पटवारी, मुखिया के साथ काम सहायता के लिए, और पटवारी के पास भूमि के कागजात होते थे। अब है मुगल कालीन प्रशासन। मुगल काल में कैसा था, तो केंद्रीय प्रशासन था इसमें। जब मुगल आए तो मुगल कालीन प्रशासनिक संरचना में बादशाह अथवा पादशाह था, केंद्र में होता था ये। उसके अधीन वकील अथवा वजीर, सामंत जनक पद, सम्मानजनक पद होते थे, वजीर अजीर। फिर दीवान ए आला और अथवा दीवान ए कुल, ये पद थे। मीर बख्शी था, मीर ए समा और खान ए समा, मीर ए समा और खान ए समा होते थे। फिर सद्र उस शुद्र, सद्र और शुद्र होते थे। तो जैन के इस तरह से 5 ये विभाग थे। तो वजीर का था, और दीवाने आला, दीवाने कुल होता था, समा होता था, और सद्र शुद्ध मीर बख्शी भी थे। तो सल्तनत काल में मुगल, जो सल्तनत काल था, तो सल्तनत काल से मुगल काल तक प्रशासनिक संरचना में निरंतर परिवर्तन के तत्व दृष्टिगोचर होते हैं। सल्तनत काल में फारसी संस्थाओं को देसी परिस्थिति के अनुकूल ढालने का प्रयास किया गया है। तो फारसी संस्थाएं हैं, तो उनको देसी के अनुकूल ढालने का प्रयास किया गया था। तो मुगल काल में प्रचलित संस्थाओं में सुधार लाकर उन्हें एक सुदृढ़ आधार प्रदान किया। मुगल काल में सिर्फ सुधार बस किया गया था। मुगल प्रशासनिक ढांचे में महत्वपूर्ण विशेषता की प्रशासनिक एकरूपता तथा रोक और संतुलन। इसमें प्रशासन कहता था रोक और एक दूसरे पर रोक और संतुलन के आधार पर बना था प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन में विभिन्न विभाग एक दूसरे पर रोक और संतुलन स्थापित करते थे। प्रशासन में शीर्ष पर बादशाह, सबसे ऊपर बादशाह होता था। व्यवहार में वह अक्षुण्ण शक्तियों का उपयोग करता था, उसके पास बहुत सारी शक्तियाँ थी, अनलिमिटेड। और वहीं राज्य का अंतिम कानून निर्माता होता था, बादशाह होता था। शासन व्यवस्था न्यायाधीश और सेनापति था। तो बादशाह कौन था, सबसे बड़ा न्यायाधीश भी होता था, सबसे बड़ा सेनापति था बादशाह। मुगल काल में निम्नलिखित विभाग कार्य कर रहे थे। तो वकील या वजीर का विभाग था पहला। मध्य एशिया तथा तैमूरी वंश में वकील को अत्यधिक शक्ति और प्रतिष्ठा प्राप्त थी। वह सरकार के विभिन्न शाखाओं, राजस्व विभाग, सैन्य विभाग भी शामिल थे और निगरानी करता था। तो राजस्व विभाग और सैन्य विभाग जो थे, राजस्व के विभाग और सेना के विभाग, तो उन पर निरंतर निगरानी करता था वो करता। फिर आगे वकील के पद पर बैरम खां की नियुक्ति हुई। उसके साथ वकील की शक्तियां और बढ़ गई थीं, परंतु बैरम खां के विद्रोह के पश्चात इस पद की महत्ता घटने लगी और औपचारिक रूप से ही बना रहा, परंतु इसकी शक्तियां सीमित हो गई थीं। तो वकील और वजीर का पद फिर घट गया उसका महत्व। फिर दीवान ए आला या दीवाने कुल।
तो वकील या वजीर से वित्तीय शक्तियां वापस लेकर इस विभाग में स्थापित की गई थी। दीवाने आला या दीवाने कुल में, दीवाने आला दीवाने कुल में वित्त की शक्ति थी, तो वित्त की शक्ति इसमें आ गई थी। राजस्व की वसूली करना, आय व्यय के ब्यौरे के संबंध में राजकोष की निरीक्षण और लेखा संबंधी जांच, तो लेख लिखता था, राजकोष का प्रबंधन करता था और वसूली करता था करना उसका प्राथमिक कार्य था। वह प्रत्येक राजस्व विभाग जो था प्रत्येक राजस्व विभाग में होने वाली सभी लेन देन एवं भुगतान का व्यक्तिगत तौर पर निरीक्षण करता था। उसके अनुमान के बिना नियुक्ति या पदोन्नति संबंधी कोई नया आदेश जारी नहीं किया जा सकता। तो पैसे का लेन देन भी देखता था, कितना लेना कितना, राजस्व कोष का देखता था, और उसकी पदोन्नति अगर करनी है तो उसकी सहमति होनी चाहिए न, और नया आदेश जारी नहीं किया जा सकता था। दीवान के पद के महत्व को कम करने के लिए एक अधिक दीवान की नियुक्ति की जाती थी। तो एक दीवान नहीं था बल्कि और भी दीवान थे, एक से अधिक दीवान की नियुक्ति की गई थी ताकि वे एक दूसरे पर उचित रोक टोक और संतुलन स्थापित कर सकें। फिर है मीर ए बख्शी, मुगल कालीन सैनिक का काम करेगा देखेगा। तो मुगल कालीन केंद्रीय प्रशासन का तीसरा महत्वपूर्ण विभाग मीर बख्शी विभाग था। सल्तनत काल में भी यह विभाग मौजूद था, दीवाने अर्ज के नाम से वहाँ सल्तनत काल में था सैनिक और जाना जाता है। मीर बख्शी साम्राज्य का सर्वोच्च भुगतान अधिकारी था। वह साम्राज्य के सभी सैनिक असैनिक अधिकारियों के भुगतान करता था, मतलब पैसे देता था सबको, और मनसबदारों की नियुक्ति के लिए मनसबदार जो थे उनकी नियुक्ति की सिफारिश करता था। उनके लिए जागीर की अनुशंसा करता था कि मनसबदारी किसको दी जाए, जागीर किसको कितनी दी जाए। जबकि जागीर देने का काम बादशाह स्वीकृति के बाद दीवाने आला करता था। तो बादशाह जब स्वीकार कर लेता था तो कौन देता था इसे, दीवाने आला देता था, जिस सिफारिश करता था दीवाने आला उसको देता था। इस प्रकार रोक और संतुलन द्वारा दोनों एक दूसरे को नियंत्रित करते थे। इसके अतिरिक्त वह व्यक्तिगत तौर पर घोड़े के दाग यानी घोड़ों को दागना, सैनिकों की उपस्थिति की जांच करना, मीर बख्शी सम्राट के समक्ष सैन्य विभाग संबंधी सभी मामले रखता था। तो मीर बख्शी का था। मीर ए सामा मीर ए खाना ये वाला विभाग है। तो ये दृश्य हरम का काम करेगा। मीरे समा और खाने समा। सल्तनत काल में राजगणों की देखरेख के लिए ऐसा कोई अलग विभाग नहीं था, परंतु मुगल काल में शाही हरम यानी की प्रधानता मीरे समा को एक अलग विभाग का प्रावधान माना जाता था। मीरे समा अथवा खाने समा राजकीय कारखानों का अधिकारी था। राजकीय महल की वस्तुओं की खरीद और भंडारण की जिम्मेदारी उसी की थी। इसके अतिरिक्त युद्ध के अस्त्र शस्त्र से लेकर विलास की जो वस्तुएं थी तक उत्पादन का निरीक्षण करना भी उसका उत्तरदायित्व था। तो ये कौन क्या काम करता था, महल की जो वस्तुएं हैं विलासता की वस्तुएं सब देखता था, उत्पादन करता था और उत्तरदायित्व था। इस पद पर रोक और संतुलन स्थापित करने के लिए उचित व्यवस्था की गई थी। तो उदाहरण के लिए इस विभाग के द्वारा प्रस्तुत लेख परीक्षण के लिए दीवान के विभाग में भेजा जाता था। इसका जो लेख लिखता था, लेख परीक्षण कौन करता था, दीवान के विभाग में भेजा जाता था इसका लेख का परीक्षण करने के लिए, इसने क्या क्या मंगवाया है, क्या क्या बनवा रहा है। शस्त्र भी बनवाता था जी। तो सद्र और शूद्र केंद्रीय प्रशासन में सबसे संबंधित महत्वपूर्ण विभाग था। तो सद्र और शूद्र धर्म का विभाग था। तो धर्म को देखेगा जी, सद्र और शूद्र।
तो केंद्रीय प्रशासन सबसे महत्वपूर्ण विभाग सदस्यों विभाग था। सदस्यों धार्मिक मामलों से संबंधित विभाग का अध्यक्ष था। यह बादशाह का प्रमुख धार्मिक परामर्शदाता था, इन धर्म के संबंध में परामर्श देता था। इसका मुख्य कार्य शरीयत कानून का संरक्षण था। धार्मिक अनुदान का विवरण करना भी उसकी जिम्मे में था। धर्म में किसको कितना दान देना है ये बताता था। धार्मिक मामलों से संबंधित मुकदमे में देखता था। तो इस तरह था। प्रांतीय प्रशासन, प्रांत किस तरह से बटे थे, यानी केंद्र में तो इस तरह की व्यवस्था थी, लेकिन प्रांत में और कौन कौन बटे थे। तो प्रांतीय प्रशासन में सूबेदार और रोक संतुलन व्यवस्था यहाँ भी थी। और प्रांत में कैसा, प्रांत किस में बटा था, सूबों में बटा हुआ था, यानी सूबा दे दिया जाता था। तो सूबेदार अथवा निजाम सामान्य प्रशासन, फिर प्रांतीय दीवान भू राजस्व प्रशासन, प्रांतीय बख्शी सैनिक कार्य और प्रांतीय सद्र धार्मिक विभाग। इस तरह से धर्म, प्रांत में जो सद्र था वो धर्म देखता था, प्रांतीय बख्शी सैनिक देखेगा, दीवान जो है भू राजस्व देखेगा, और सूबेदार जो है वो निजी प्रशासन देखेगा। तो प्रांतों में भी इसी तरह के पद थे, सूबेदार, दीवान, बख्शी और प्रांतीय सद्र। सद्र धर्म देखेगा, बख्शी सैनिक देखेगा, दीवान प्रशासन देखेगा और सूबेदार प्रशासन देखेगा, और ये दीवान भू राजस्व देखेगा। तो इसमें इस तरह से है। मुगल काल में व्यवस्थित रूप से प्रांतीय प्रशासन, तो मुगल काल में प्रांतीय प्रशासन की शुरुआत हुई। इसका क्षेत्र श्रेय अकबर को दिया जाता है। अकबर ने अपने साम्राज्य के 12 सूबों में विभाजित किए थे, तो कितने, 12 में, और उसके शासनकाल के अंत तक ये 15 हो गए थे, तो 15 सूबे हो गए थे। अकबर की प्रशासनिक नीति 2 सिद्धांतों द्वारा निर्धारित थी। पहला, एक रूपता और रोक संतुलन। तो सूबेदार अथवा निजाम, जो सूबेदार था, प्रांतीय प्रशासन का केंद्रीय प्रशासन का ही प्रतिरूप है, यानी जो केंद्र में जिस तरह प्रशासन था वैसे ही प्रांतों में था। तो प्रांतीय प्रशासन का प्रमुख जो है निजाम यानी सूबेदार होता था, प्रशासन का प्रमुख सूबेदार होता था, और उसकी नियुक्ति सम्राट की आज्ञा से केंद्रीय दीवान की अनुशंसा, दीवान जो कहेगा तो दीवान की अनुशंसा के आधार पर 3 वर्ष के लिए होती थी। तो जो सूबेदार होगा वो सुल्तान के जैसा ही होगा, मतलब कि बादशाह की तरह होगा यहाँ सूबेदार के प्रांतों में, इन 3 वर्ष के लिए बनेगा वो दीवान के सिफारिश पर। फिर वह प्रांतीय सेना का सेनापति, प्रांत की जो सेना होगा उसका सेनापति होगा। कानून व्यवस्था को बनाए रखने, सामान्य प्रशासन, प्रजा के कल्याण के लिए कारक उत्तरदायी होगा। प्रांतीय दीवान, प्रांत में भी दीवान होगा, तो केंद्रीय दीवान की अनुशंसा पर बादशाह प्रांत दीवान की नियुक्ति है। दीवान, केंद्र के दीवान की अनुशंसा पर इसको रखा था, सूबेदार को उसी की अनुशंसा पर स्वतंत्र अधिकारी था जी प्रांतीय दीवान। तो दीवान था ये सीधे केंद्र के प्रति उत्तरदायी था। वह सूबे के राजस्व विभाग यानी पैसा कितना कलेक्ट हुआ ये देखता था, और प्रांतीय दीवान सूबे से की गई राजस्व, जो राजस्व था तो सूबे से की गई राजस्व की वसूली का निरीक्षण करता था। वह सूबे के अधिकारियों कर्मचारियों के वेतन आदि का पूरा ब्यौरा और अन्य व्यय संबंधी विवरण भी रखता था, प्रांत में किस तरह से चल रहा है सब। और इस प्रकार दीवान को सूबेदार से अलग करके दीवान के हाथों में वित्त मामले देकर मुगल शासक ने सूबेदार की शक्ति पर अंकुश लगाने की सक्षम था, यानी पैसे के लिए उसे इस पर निर्भर रहना पड़ता था, दीवान पर। फिर है प्रांतीय बख्शी, प्रांत में बख्शी था, तो केंद्रीय बख्शी की अनुशंसा पर इसकी नियुक्ति। तो केंद्र में जो दीवान था वो सूबेदार की नियुक्ति में भाग लेगा, और ये दीवान प्रांत के दीवान में भी वो अनुशंसा करेगा, लेकिन प्रांतीय केंद्र का जो बख्शी होगा वो प्रांत के बख्शी की अनुशंसा करेगा। वह केंद्र में कार्य कर रहे मीर बख्शी के समान प्रांत में सेना की देखरेख करेगा। वह सूबों में मनसबदारों द्वारा रखे गए घोड़ों, सूबेदार द्वारा जो घोड़े रखे गए हैं तो घोड़े सैनिकों की जांच
घोड़े और सैनिकों की जांच करता, निरीक्षण करता था। वह मनसबदारों और सैनिकों के वेतन भत्ते जारी करता था, सैनिकों को सब वेतन भत्ते देता था। गुप्तचर सेवा का प्रधान भी होता था, यानी गुप्तचर जो सेना में है उनको सबको सूचना लेता था वह। तथा साम्राज्य की सुरक्षा से संबंधित कतिपय संवेदनशील सूचना सीधा मीर बख्शी को प्रेषित करता था, जो प्रमुख है वहाँ का सेना का, केंद्र की सेना का, उसे सारी सूचना देता था। फिर प्रांतीय सद्र, यानी केंद्र सद्र के मॉडल पर प्रांत में भी एक सद्र का पद स्थापित किया गया था। और सद्र आलिम यानी फजलों के लिए अनुदान की सिफारिश करता था। वह न्याय विभाग का भी प्रधान था, तो न्याय भी देखता था सद्र। इस तरह से यहाँ की प्रांतीय व्यवस्था थी। अब स्थानीय प्रशासन, स्थान में अंतर्गत कैसा था स्थानीय प्रशासन, फिर परगना आएगा, फिर ग्राम, तो प्रांत का हो गया। स्थानीय प्रशासन, स्थानीय प्रशासन में कौन है, तो फौजदार ये प्रशासन देखेगा, अमाल गुजार राजस्व देखेगा, खानदान खजानदार खाज जांच करेगा, और वित्तची फारसी लेखक है ये। तो प्रशासन का काम फौजदार, अमाल गुजार राजस्व देखेगा, और खजानदार खजाना की जांच करेगा, वित्त की फारसी लेखक है, लेखक लेखन काम करेगा। फिर परगना आएगा इसके बाद, स्थानीय प्रशासन के बाद परगना। इसमें सिकदार प्रशासन देखेगा, फौजदार देख रहा था वो अब सिकदार देखेगा। अमल गुजार जो प्रशासन देख रहा था वो राजस्व प्रशासन, तो राजस्व का प्रशासन सामान्य प्रशासन देगा, और ये राजस्व प्रशासन देखेगा आमिल, वो उसमें अमाल गुजार है, ये आमिल है। फिर पोतदार खाच जांची, यानी खजाने की जांच करेगा। पोतदार उसमें खजानदार था, ये पोतदार है। और कानूनों गांव के पटवारी के और मुखिया की तरह होगा। ग्राम में मुकदम और पटवारी दो होंगे। तो इस तरह से इनकी ये वाली व्यवस्था काम करेगी। तो इसमें सरकार है, प्रांत के नीचे की इकाई सरकार थी। सरकार स्तर पर प्रमुख अधिकारी थे, जैसे सरकार में फौजदार, अमाल गुजार, खजानदार एवं वित्तची थे। तो फौजदार पहला अधिकारी है। फौजदार, स्थानीय प्रशासन में फौजदार को मुगल साम्राज्य से सीधा प्रतिनिधि माना जाता था। फौजदार सरकार का कार्यकारी प्रधान था, यानी कार्यकारी प्रधान था। उसका दायित्व मुख्य रूप से कानून व्यवस्था बनाए रखना था, किंतु राजस्व की उगाही अमाल या अमाल गुजार की सहायता से करता था। तो राजस्व की उगाही अमाल गुजार करता था। स्थानीय फौजों का निरीक्षण करता तथा कभी कभी एक सरकार के कई फौजदार होते थे। तो एक सरकार में कई फौजदार होते थे, कभी कभी दो सरकारों में एक ही फौजदार की नियुक्ति होती थी। तो जिस तरह से गांव जनसंख्या स्थान प्रशासन होगा तो उसके अनुसार होती होगी। अमाल गुजार, ये फौजदार के बाद सरकार के अन्य महत्वपूर्ण अधिकारी अमाल गुजार था। अमाल गुजार सर्वाधिक प्रमुख राजस्व संहारता था, यानी राजस्व को कलेक्ट करना इसका अमाल गुजार का काम था। मुख्य कार्य अपने अधीन अधिकारियों के माध्यम से राजस्व को वसूलता था। अपने अधीन जो और हैं उनके माध्यम से राजस्व वसूलता था, और निरीक्षण करना एवं उसका अच्छे अमाल गुजार से यह आशा की जाती थी कि वह अपने क्षेत्र में कृषि का विस्तार करे और किसानों को बिना जोर जबरदस्ती के राजस्व देने के लिए प्रेरित करे, और सभी प्रकार के लेखन देखरेख भी उसी के जिम्मे थे। वह प्रतिदिन की वसूली, व्यय,
का ब्यौरा प्रांतीय दीवान, प्रांत का जो दीवान था उसको भेजता था कि कितना कलेक्ट हुआ, तो प्रतिदिन का भेजता था वो। अमाल गुजार के अंतर्गत 2 अन्य अधिकारी होते थे, जैसे बितिक्ची और खानदार, तो अमाल गुजार के अंतर्गत आते थे ये। और बितिक्ची एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ लेखक होता है, तो वो लिखता जाता होगा, ये ऊपर का अधिकारी होगा। परगना था, सरकार के नीचे प्रशासनिक इकाई परगना थी, और परगना से जुड़े महत्वपूर्ण अधिकारी थे। तो यहाँ जो सरकार के नीचे की प्रशासनिक इकाई कौन है? परगना है। अब तो ये ऊपर के 2 अधिकारी हो गए, फौजदार और अमाल गुजार। अमाल गुजार फौजदार होगा और अमाल गुजार के आदमी खजानदार और बितिक्ची, ये दोनों अधिकारी काम करते थे अमाल गुजार के नीचे। और परगना है, तो परगना में सिकदार होगा और आमिल है। तो परगना अब नीचे की प्रशासनिक इकाई है। सरकार के नीचे की प्रशासनिक इकाई परगना थी। परगना निम्नलिखित अधिकारी थे, सिकदार था और आमिल था। सिकदार क्या था? परगना का कार्यकारी अधिकारी सिकदार था, जो काम करता था सारी व्यवस्था प्रशासन तो कार्यकारी अधिकारी सिकदार था। कानून व्यवस्था का संरक्षक था। भू राजस्व के संग्रह में आमिल की सहायता करता था। तो इसमें आमिल, उसमें अमाल गुजार था, इस तरह इसमें आमिल था और उसकी सहायता करता था वो राजस्व को कलेक्ट करने में। फिर आमिल, ये भू राजस्व का प्रशासन से जुड़ा था, यानी भू राजस्व का प्रशासन देखता था आमिल। अब है पोद्दार, तो खजांची था। और कानूनगो, ये गांव, कानूनगो है ये गांव के पटवारी या का मुखिया स्वयं कृषि भूमि पर पर्यवेक्षक होता था। गांव का जो पटवारी है, पटवारी का मुखिया स्वयं कृषि भूमि का पर्यवेक्षण करता था और अपने क्षेत्र से संबंधित भूमि का लेख जोख कानूनगाहों के अपने पास रखता था। सो अपने क्षेत्र की जो भूमि है उसका लेखा जोखा रखता था। काबुल फजल, तो अबुल फजल हैं जो के अनुसार कानूनगाहों किसानों का आश्रयदाता था, क्योंकि वही फसलों और लोगों के इत्यादि का पूरा विवरण रखता था। तो कानूनगाह रखता था, पटवारी के समान काम करता था। ग्राम प्रशासन, सो जब छोटा सा गांव है तो उसमें ग्राम छोटी इकाई होती थी और इससे जुड़े अधिकारी मुकदम या पटवारी होते थे। इसके अधिकारी छोटे स्तर पे पटवारी होता था, नीचे लेवल पे मुकदम गांव का मुखिया, मुकदम को क्या कहेंगे? गांव का मुखिया कहेंगे। और पटवारी ग्राम स्तर पर राजस्व का लेखा जोखा रखेगा। और मुगल काल में ग्राम पंचायत की व्यवस्था थी और मुगल प्रशासनिक व्यवस्था स्वतंत्र इकाई थी। तो इस तरह से वहाँ ग्राम प्रशासन था। अब है मनसबदारी व्यवस्था। मनसबदारी किस तरह किसको दी जाती थी? मनसबदारी व्यवस्था की क्या थी? तो मनसबदारी कैसा शब्द है? फारसी शब्द है, फारसी शब्द है, इसका अर्थ पद है। अकबर ने यह पद्धति अपने शासन के 40 से 41वें वर्ष आकर 1995 ईस्वी में लागू की। मनसबदारी पद्धति मुगल प्रशासन का पाती ढांचा करार दिया जा सकता है। मनसबदारी पद्धति के माध्यम से अकबर ने अमीर वर्ग और सिविल अधिकारी, सैन्य अधिकारी सभी को एक दूसरे से जोड़ने का प्रयास किया है। तो जो इसमें क्या है? अमीर वर्ग, सिविल अधिकारी, सैन्य अधिकारी, तो इन सबको जोड़ने का प्रयास किया है। इससे जो अमीर वर्ग है और सिविल अधिकारी हैं, सैन्य अधिकारी हैं, सब जोड़ेंगे। मनसबदारी पद्धति के अंदर प्रत्येक अधिकारी को एक पद, प्रत्येक अधिकारी जो है का पद जोड़े अंक में व्यक्त होता है, जिसे जात और सवार उदाहरण है। जात और सवार मनसबदारी में जात और सवार के उदाहरण से है। जातक रैंक और सवार रैंक, ये पद थे इस तरह से। तो जातक रैंक, इसमें 5,000 जातक रैंक और सवार रैंक होंगे। फिर 4,000 और 3,000 जातक और सवार रैंक होंगे। 3,000 और 1,000 जातक सवार रैंक होंगे।
पहली संख्या जात से मनसबदार का व्यक्तिगत वेतन पदानुक्रम में उसकी हैसियत और स्थान निर्धारित होता था। तो व्यक्तिगत वेतन पहले जो संख्या है उससे मनसबदार का व्यक्तिगत वेतन कितना होगा और उसके पदानुक्रम में उसकी हैसियत के स्थान निर्धारित होगा। फिर दूसरी संख्या सवार की है। इसमें मनसबदार द्वारा रखे जाने वाले घोड़े और घुड़सवारियों की संख्या तय होगी कि उसकी वेतन इतना कितना होगा जैसे, और उसके अंदर कितने घुड़सवार आएंगे, ये होती थी। इस सेना में रख रखाव के लिए देय राशि तय की जाती थी कि वो कितनी राशि किसको देगा, रख रखाव की देय राशि तय की जाती थी। अबुल फजल के अनुसार मनसबदारों के कुल 66 ग्रैंड थे, जिसमें 10 से लेकर 10,000 के बीच होते थे, और परंतु व्यवहार में 33 ग्रैंड थे। तब जो फजलदार के मनसबदारों के कुल 66 ग्रैंड थे और 10 से लेकर 10,000 के बीच होते थे। फिर सामान्यतः 5,000 रैंक से अधिक मनसबदारी नहीं दी जाती थी। केवल रक्त संबंध के लोग ही कुछ महत्वपूर्ण अमीर के अववाद थे। उदाहरण के लिए अकबर के काल में राजपूत मनसबदार राजा मानसिंह, औरंगजेब के काल में सवाई जयसिंह और जसवंत सिंह 7,000 जात और सवार रैंक के मनसबदारी प्राप्त हुई थी। तो अकबर के समय मानसिंह बस को और औरंगजेब के समय सवाई जयसिंह को और जसवंत सिंह को बस ऐसे ही प्राप्त थी। सामान्य तौर पर सवार रैंक और जात रैंक के अधिकारी नहीं हो सकती, परंतु विशेषकर परिस्थिति से ऐसा संभव था। फिर यदि कुछ मनसबदारों को नगद में वेतन दिए जाता था और वे नगदी मनसबदार कहलाते थे, परंतु बड़े मनसबदारों के वेतन जागीर के रूप में दिए जाते थे। इसे जागीर ए तनख्वाह के नाम से जाना जाता था। जागीर ए तनख्वाह भूमि का आवंटन नहीं अपितु राजस्व का आवंटन था, यानी राजस्व जो कलेक्ट हो रहा है उसका आवंटन उन्हें दिया जाता था। अब जागीर के प्रकार। जागीर किस तरह प्रकारों में बटी हुई थी। जागीर तनख्वाह, वेतन, जागीर मसूद, जागीर अलमंगा जागीर। तो इस तरह से जागीर बटी हुई थी। जागीर के प्रकार, तो इसमें हम जागीर तनख्वाह पहली है जागीर तनख्वाह। सबसे प्रचलित जागीर थी जागीर तनख्वाह जो मनसबदारों को दी जाती थी। इसमें जात रैंक और सवार रैंक के अधिकार पर किसी मनसबदार की वार्षिक तनख्वाह का निर्धारण होता। तो जिसकी जात रैंक और सवार रैंक जितनी होगी उसके आधार पर उसकी तनख्वाह निर्धारित होगी, और फिर उसे उतनी आय और जागीर तनख्वाह के रूप में दी जाएगी। तो उतनी आय मिलेगी उसे और उतनी तनख्वाह मिलेगी। फिर वेतन जागीरी, तो यह जागीर राजपूत मनसबदारों को वंशानुगत रूप में दी जाती थी। वेतन जागीरी क्या है, वंशानुगत दी जा रही थी। वतन जागीरी स्वयं राजपूत शासकों पर अपना क्षेत्र होता था और राज्य का नियंत्रण स्वीकार कर लेते थे वो कि दूसरे राज्य का नियंत्रण होगा, लेकिन वतन जागीरी उनकी होगी। फिर मशरूत जागीर, यह एक प्रकार के सशर्त जागीर होती थी जो किसी विशिष्ट कार्य के लिए मनसबदार को दी जाती थी, किंतु इस कार्य पूरा होते ही उसे वापस ले लिया जाता था और इसके माध्यम से अतिरिक्त घुड़सवारों का खर्च पूरा किया जाता था। अलतमंगा जागीरी, यह जागीरी वतन जागीरी के ही मॉडल पर मुस्लिम मनसबदारों को दी जाती थी। फिर 2 अस्पा पद्धति, यह पद्धति जहांगीर के काल में आरंभ हुई।
तो जहांगीर जो सलीम है उनके काल में आरंभ हुई। इस पद्धति के तहत किसी मनसबदार के जात रैंक से बढ़ा बनाए बिना उसके अधिकार सवार रैंक की संख्या दोगुनी या तीन गुनी की जाती थी। इसका उद्देश्य जात रैंक में परिवर्तन के बिना कुछ महत्वपूर्ण मनसबदारों की सेवा प्राप्त करना था। इक्तादारी पद्धति एवं जागीरदारी मनसबदारी पद्धति में अंतर। इक्तादारी पद्धति क्या है, जागीरदारी और मनसबदारी में क्या अंतर है? तो इक्तादारी पद्धति में मुक्ति को पहले इक्ता प्रदान किया जाता था। मुक्ति है जो मुक्ति वहाँ का प्रशासक जो टैक्स वसूलने वाला, तो इक्तादारी पद्धति में मुक्ति को पहले इक्ता प्रदान किया जाता है, नहीं प्रांत जो अभी वो इस तरह से था। तो ये छोटे छोटे मुक्ति के अधीन थे, ये इक्ता कहलाते थे। फिर उन्हें दायित्व दिया था कि उसके अनुरूप उसकी तनख्वाह निर्धारित की जाती थी, परंतु जागीरदारी पद्धति पहले मनसबदार का दायित्व निर्धारित किया जाता था कि उनका दायित्व क्या है मनसबदार का, और फिर उसके अनुरूप उसकी तनख्वाह निर्धारित की। पहले दायित्व निर्धारित हो रहा था, फिर तनख्वाह निर्धारित होती थी तथा उन्हें जागीर दी जाती थी। अर्थात जागीरदारी व्यवस्था में फाजिल की गुंजाइश नहीं थी, यानी फाजिल यानी जो बचा हुआ पैसा उसकी गुंजाइश नहीं थी। दूसरा, इक्ता व्यवस्था में मुक्ति प्रशासनिक अधिकार प्रदान किए गए थे, परंतु जागीरदारी व्यवस्था में प्रशासन का दायित्व राज्य के अंतर्गत था। तो जागीरदारी जो है उसमें प्रशासन क्या है, राज्य में रहेगा प्रशासन, और उसमें वो मुक्ति चला रहा था। और जागीरदारी को केवल अपने जागीर से राजस्व वसूलने का अधिकार था, केवल अपने जागीर से ही राजस्व वो वसूलेगा। फिर जमींदार एवं जमींदार व जमींदार में अंतर। जागीरदार जिसके पास जागीर है, और जमींदार, उनमें क्या अंतर है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि मनसबदार जागीरदार सरकारी अधिकारी होते थे, तो जो मनसबदार है और जागीरदार है दो सरकारी अधिकारी होते थे जिनकी नियुक्ति राज्य द्वारा की जाती थी तथा राज्य उसे तनख्वाह प्राप्त होती थी, और राज्य उन्हें तनख्वाह प्राप्त होती थी। यह तनख्वाह प्रायः जागीर में दी जाती थी, तो जागीर के रूप में दी जाती थी वो तनख्वाह। जागीर में राजस्व हस्तांतरण होता था, राजस्व का जो कलेक्ट होगा उसका हिस्सा मिलता था जागीर के रूप में। दूसरे शब्दों में जागीर के अंदर कई गांव का राजस्व शामिल था, कई गांव का राजस्व आपको जागीर के रूप में मिल सकता था। ग्रामीण क्षेत्रों में जमींदार भी होते थे जो पुश्तैनी होते थे और मुगल साम्राज्य से पहले से चले आ रहे थे। वे किसानों के उत्पादन में एक भाग पर पुश्तैनी रूप से अपना दावा करते थे, तो किसान की जो जमीन पे उपज होती थी उस पर अपना हक बताते थे, अपना दावा रखते थे। मुगल साम्राज्य ने उन्हें अनुशासित करने का प्रयास किया और उन्हें भू राजस्व संग्रह से जोड़ दिया, यानी भू राजस्व का संग्रह करने का, तथा उत्पादन का एक अंश यानी लगभग कुल 10% नानकर के रूप में स्वीकार किया। परंतु राज्य ने इस बात पर भी ध्यान रखा कि वे ज़्यादा शक्तिशाली ना हो जाएं और राज्य के लिए समस्या पैदा ना करें। इन जमींदारों की गतिविधियों पर फौजदार जागीरदार दोनों नज़र रखते थे, तो फौजदार और जागीरदार दोनों ही नज़र रखते थे जमींदार पर। तो इस तरह की ये व्यवस्था थी मुगल काल में।